नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेड वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं बाल विकास से। और ये वीडियो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और बहुत ही कम समय में हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं, जिसमें पहला है समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। तो यह समाजीकरण के 3 चरण। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। और अगर पूछा जाए स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन, तो वो होता है 1400 ग्राम। तो इस दोनों चीज़ को आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है हमारा, यही पूछा गया है, स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। अगला ये प्रश्न आपका है कि 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो 6 माह में जो है बालक का वजन होता है जन्म के समय वजन का 2 गुना हो जाता है। उदाहरण के लिए आप लोग मान लीजिए, अगर जन्म के समय बच्चा 2.5 kg का है, तो 6 माह में वो 5 kg का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 वर्ष में बालक का वजन कितना होता है? तो 1 वर्ष में बालक के वजन के जन्म के समय का 3 गुना हो जाता है, यानी 3 गुना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय जो है लड़कों की जो लंबाई है, लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न यह है कि जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो जन्म के समय बालक की लंबाई लगभग 20 इंच और बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंच होती है। अगला प्रश्न है कि मानव के अस्थायी यानी कि दूध के दांत कितने होते हैं? तो अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20 और अस्थायी दांतों की संख्या होती है 12। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। किशोरावस्था में कितने दांत आते हैं? तो किशोरावस्था में 4 दांत आते हैं, जिन्हें हम अक्ल की दाढ़ भी कहते हैं। तो पूरे 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को हम लोग फास्ट तरीके से देखेंगे। एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा से वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं, तो ये चीज़ आपका रिवाइज हो जाएगा। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये जीन पियाजे ने दिया है। बुद्धि के संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो गोलमैन ने दिया है संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, ये बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का संरचना सिद्धांत आइजैक ने दिया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो यौन संबंधी समस्या इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किशोरावस्था के बाद जो है व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बाल्यावस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न आपका यह है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के किस अवस्था में की सूचक होती है, यानी विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? तो किशोरावस्था इसका आंसर है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है साथियों आपके स्क्रीन पर, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान एक मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यह है कि विकास प्राणी में गतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया गया है ट्रेवर के द्वारा। तो साथियों हम लोग 20 प्रश्न पूरे कर चुके हैं मात्र 4 मिनट में। तो इसके हिसाब से हम लोग लगभग 8 से 10 मिनट में पूरे 50 प्रश्नों को इस वीडियो में देख लेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में धैर्य के साथ।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने अपने चैनल पर कराया है, उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न को। शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर, जो कि जांघ में होती है, जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि कान में पाई जाती है। ये प्रश्न आपका साइंस यानी विज्ञान में भी पूछा जाता है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो मंडिबल, जो कि जबड़े में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? जबड़े में। ये आपको याद रखना है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो हल्का क्या होता है? गुलाबी होता है। हल्का गुलाबी होता है जन्म के समय नवजात शिशु का रंग। 15 दिन के बाद त्वचा अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। ये जो है यानी कि जन्म के समय हल्का गुलाबी होता है और जो उसका अस्थायी रंग होता है वह 15 दिनों के बाद अस्थायी रंग में आ जाता है। अगला प्रश्न आपका यह है, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में क्या करता है? जागकर अपनी मांसपेशियों को इधर उधर घुमाता रहता है। अगला प्रश्न है साथियों कि बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 6 वर्ष तक लगभग उसका 90% विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है कि बालक का विकास 10 वर्ष के तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 10 वर्ष तक पूछा गया है, लगभग 95%। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और कम्युनिटी ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास आप लोग देख लीजिएगा। क्लास देखने के बाद पीडीएफ वहाँ से जाके आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। बाल्यावस्था पूछा गया है कि बाल्यावस्था में बालकों की हड्डियाँ कितनी होती है? तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है 2 से 70 से 350। तो यहाँ पर आपको देखना है कि बाल्यावस्था में जो बालकों की हड्डियाँ होती हैं 270 से कितनी हो जाती हैं? 350। और बाद में यही हड्डियाँ जुड़कर जब वयस्क मनुष्य का पूछा जाता है तो 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। कुछ हड्डियाँ जो है आपस में जुड़कर सम्मिलित हो जाती है। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो 25% आरक्षित करना अनिवार्य होगा। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों कि बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो इनके भाषाई क्रम का विकास इस प्रकार होता है, रोना यानी रुदन करना, बलबलाना, हाव भाव प्रकट करना। अगला प्रश्न है कि बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो बालक सबसे पहले व्यंजन बोलता है और व्यंजन में क्या बोलता है? पहले माँ शब्द बोलता है। अगला प्रश्न है साथियों कि बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक जो है सबसे पहले अपनी माता की भाषा को पहचानता है, यानी उसकी आवाज़ को पहचानता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो 5 वर्ष की उम्र में बालक अपनी वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है। अगला प्रश्न है कि बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो उसके अपने परिवार से होता है, और उसका पहला विद्यालय परिवार ही होता है, प्रथम विद्यालय। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो लगभग 50,000 शब्दों तक। और अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार कितना होता है? लगभग में तो लगभग 80,000 शब्दों तक होता है। लड़कियां एवं लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का जो शब्द भंडार होता है लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा को सीखने के साधन निम्नलिखित है, अनुकरण द्वारा यानी दोहरा कर, और खेल विधि द्वारा, और उसके साथ साथ कहानी सुनकर।
वार्तालाप यानी बातचीत करके और प्रश्नोत्तर विधि से ये जो है इसके सीखने के साधन है भाषा को। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? तो 6 वर्ष की उम्र तक लड़कियां संकेतों के द्वारा बात करना सीख जाती हैं। अब भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसको प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है किसको? भाषा को। लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संबंध, विद्यालय और आस पड़ोस का वातावरण का प्रभाव भी इसको प्रभावित करते हैं भाषाई ज्ञान को। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या होता है? तो मनुष्य के पास सोचने समझने के लिए क्या होता है? बुद्धि होता है, जबकि पशुओं में ऐसा नहीं होता है। पशुओं में भी होता है परंतु मानव के इतना बुद्धि नहीं होता है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है कि बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? तो बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया था। आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया? तो अल्फ्रेड बीने ने सबसे पहले 1904 में बुद्धि को समझाया आधुनिक काल में। अगला प्रश्न है कि मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो इसको सबसे पहले अल्फ्रेड बीने ने परिभाषित किया और इन्होंने बताया कि बुद्धि क्या है? 2 प्रकार की होती है, मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक आयु बुद्धि। अल्फ्रेड बीने किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड बीने फ्रांस के निवासी थे। अल्फ्रेड बीने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे अल्फ्रेड बीने। अब अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया और इनके सहयोगी थे स्टर्न, टर्मन और साइमन। अगला प्रश्न साथियों की बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। और आज का साथियों आपका आखिरी प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत ये है आपके स्क्रीन पर, जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत। तो साथियों आज की वीडियो में हम लोगों ने पूरे 50 प्रश्न पूरे कर लिए। बाकी आगे भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन और लेकर आएंगे यहाँ पर और प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो अगर आपकी इच्छा करे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।